मैं आज इस व्याख्यान की मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर अंजलि गुप्ता, जो आईबी कॉलेज के पर्यावरण विभाग की प्राध्यापिका हैं, उनका अपनी एनएसएस टीम और विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथ ही मैं सभी का एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई भी आप सभी को देता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर अंजलि गुप्ता जी को, वो आए और विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने विचार व्यक्त करें। मैडम प्रोफेसर अंजलि गुप्ता जी। Thank you, Jogesh sir. Am I clearly audible to all of you? Yes, ma'am. You are clearly audible. Okay, thank you. Thank you, Nisha. Good afternoon, respected principal sir. Then respected NSS प्रभारी जोगेश सर, निशा मैम, नीतू मैम और बाकी अगर हमसे कोई स्टाफ मेंबर्स जुड़े हैं तो मैं सबकी आभारी हूँ। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज 5 जून 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर जोगेश सर ने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा और उसके लिए मैं उनकी बहुत पूरे एनएसएस यूनिट की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्यारे विद्यार्थियों से बोलना हमेशा ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आप जानते हैं आज 5 जून 2021 ये जो दिवस है ये विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। इसको हर साल इस दिन मनाने का उद्देश्य क्या है? इसको हर साल मनाने का उद्देश्य ये है कि आजकल जनसंख्या के बढ़ने से पर्यावरण के ऊपर बुरा असर हो रहा है, पर्यावरण को बहुत सारा हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में जागरूक करना, सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को जागरूक करना, और दूसरा है उद्देश्य कि पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करना कि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं तो उसके संरक्षण का जिम्मा हमारा ही है और इसीलिए उसका संरक्षण जरूरी है। तो 2 चीजें हुई, एक तो जागरूक करना लोगों को, और दूसरा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने का मतलब है कि हर एक ने अगर अपनी थोड़ी कोशिश अगर हम करते रहे तो हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। हमें दूसरों की राह देखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्यों करूं, दूसरा कर लेगा, नहीं। हर कोई अगर छोटी बातें फॉलो करेगा तो हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस साल का 5 जून 2021 का जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। क्या मतलब हुआ पारिस्थितिक तंत्र का और क्या मतलब हुआ पारिस्थितिक तंत्र की बहाली? मुझे लगता है अगर मेरे साथ मेरे फर्स्ट ईयर के बच्चे जुड़े हैं तो मैंने रिसेंटली ये टॉपिक पढ़ाया है बच्चों को, तो काफी हद तक बच्चों को पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है शायद पता होगा। लेकिन जैसे कि मैं देख रही हूँ मेरे साथ और भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टाफ मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ आपको कि पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम ये शब्द 2 शब्दों से बना है बच्चों, इको एंड सिस्टम। इको का मतलब होता है पर्यावरण और सिस्टम का मतलब होता है इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदी में मैं कहूँ पारिस्थितिक तंत्र का मतलब ये हुआ कि पर्यावरण में कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारे जीव जंतु इकट्ठा रहते हैं, तो वो बहुत सारी बातों के लिए अपने अजैविक घटकों के ऊपर निर्भर होते हैं, और जैविक और अजैविक घटकों के मेल जोल से जो तंत्र विकसित होता है उसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इकोसिस्टम क्या हुआ? इकोसिस्टम का मतलब है कि पर्यावरण में जहां पर भी किसी जगह पर अगर बहुत सारे जीव जंतु इकट्ठा रहते हैं तो वो पानी के लिए, जगह के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, और उनकी इसी तरीके से यानी कि जीवों का अजैविक घटकों के ऊपर निर्भर होने से, उनके मेल जोल से, उनके एक्शंस रिएक्शन से जो तंत्र विकसित होता है उसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा पारिस्थितिक तंत्र क्या हुआ। एक्चुअली पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरे होते हैं मैनमेड इकोसिस्टम यानी कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र।
प्राकृतिक पारिस्थितिक sorry to say Nisha, but there is a lot of disturbance going on. I think your All student mute yourself please. Okay, ma'am. मैम मैं देखती हूँ किसका माइक ऑन है. ओके मैम. yes हाँ जी मैम, मैं देखती हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करिए. हाँ जी. हाँ ओके ओके. तो Thank you. मैं आपको बता रही थी इकोसिस्टम के बारे में. तो पारिस्थितिक तंत्र नेचुरल भी होते हैं, मैनमेड भी होते हैं. यानी कि प्राकृतिक होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं. प्राकृतिक कौन से हुए बच्चों? जो प्रकृति ने अपने आप बनाए हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, जिनको हमने नहीं बनाया. जैसे जंगल है, कोई वन क्षेत्र है, या कोई ग्रासलैंड यानी घास भूमि है, या फिर मैं अगर आपको कहूँ नदी है, तालाब है, समुंदर है, ये सारे पारिस्थितिक तंत्र है. जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको नेचुरल इकोसिस्टम्स के बताए हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जीव जंतु भी है, और वो अपने अजैविक घटकों के ऊपर यानी हवा, भूमि, पानी के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है. और उसी से जो उनके मेलजोल से तंत्र बना है, उसको पारिस्थितिक तंत्र कहा जा रहा है. अब हम देखते हैं मैनमेड इकोसिस्टम्स कौन से हुए. मैनमेड इकोसिस्टम्स हुए बच्चों जैसे कि फार्मलैंड, यानी हमने की हुई खेती, जहां पर हम खेती करते हैं. तो खेती करने की जो हमारी जगह है, वो हमारा मैनमेड इकोसिस्टम हो सकता है. या कोई गार्डन, हमने कोई गार्डन बनाया हुआ है, तो गार्डन भी एक मैनमेड इकोसिस्टम हो सकता है. तो दो प्रकार के हो सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र. और पारिस्थितिक तंत्र आपको जमीन के ऊपर और पानी में देखने को मिलेंगे. हवा में कोई पारिस्थितिक तंत्र नहीं है. जमीन के ऊपर जैसे मैं आपको 3 बेस्ट एग्जांपल अभी 2 बता चुकी हूँ. एक तो जंगल यानी कि वन का पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा घास भूमि का पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र. ये जमीन के ऊपर के. और पानी के अंदर 4 होते हैं जनरली, जिनको जो जानते हैं: तालाब, झील, नदी और समुद्र. ये पारिस्थितिक तंत्र है. तो कहने का मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, आपको सबको समझ में आ गया है. तो अब देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का मतलब क्या हुआ बच्चों? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली का मतलब है कि आजकल जनसंख्या के बढ़ने से और बढ़ती हुई मानवीय गतिविधियों की वजह से हम हर पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जैसे जंगलों को काटा जा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, विकास कार्य हो रहे हैं. जंगलों को काट के कहीं पर हम खेती कर रहे हैं, कहीं पर जंगलों में अचानक से अपने आप ही आग लग रही है और जंगल जलकर खाक हो रहे हैं. या फिर मैं कहूँ ग्रासलैंड जितने भी हमारे पास थे, उनको हम कहीं ना कहीं खेती के एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास खेती की जमीन नहीं है. और इसीलिए हम जो पशुओं की चरने की जगह थी, उसको हम जो है खेती में, कृषि भूमि में कन्वर्ट कर रहे हैं. नदी है, तालाब है, प्रदूषण से इनका पानी दिन ब दिन प्रदूषित होते जा रहा है, और उसके अंदर के जीव मरते जा रहे हैं. तो ये जो जीव मर रहे हैं, उनको मरने से बचाना और पारिस्थितिक तंत्र को फिर से पहले जैसा बनाना, पहले जैसा हेल्दी करना, इसी को कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र की बहाली. मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. रिस्टोर करना यानी कि पारिस्थितिक तंत्र पहले जैसा अच्छा था वैसे ही वापस उसको बनाना. ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्रिएट होने से वो खराब हो चुका है, उसे नुकसान पहुंच चुका है, उसे क्षति पहुंच चुकी है. तो जो भी उसे नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है, उसको रोककर पारिस्थितिक तंत्र को पहले जैसा हेल्दी बनाना, इसको कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र की बहाली. तो इसमें जो है हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? तो आपको पारिस्थितिक तंत्र समझ में आ गए हैं. तो एक्चुअली पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान कौन कौन से चीजों से पहुंच सकता है सबसे पहले, ताकि हमें रिस्टोर करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो है बच्चों, ज्यादातर जो खराब होते हैं वो, जैसे कि मैं अभी अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि जंगल को जलने से, ग्रासलैंड्स को कन्वर्ट करने से, प्रदूषण से, कोई भी औद्योगिक कारखानों का घरों के अपशिष्टों को डायरेक्टली समुद्र में, नदियों में, तालाबों में फेंकने से. तो इस तरह से ये जो है पारिस्थितिक तंत्र गंदा हो जाता है. इंग्लिश में इसे कहते हैं डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स, यानी क्षति पहुंचे हुए पारिस्थितिक तंत्र. फिर इनको रिस्टोर करना यानी कि बहाली, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. उनको नष्ट होने से बचाना, क्षति से रोकना, नुकसान जितना भी हुआ है उसको रिकवर करना. इकोसिस्टम के टाइप्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत सारे. इसके अंदर
बहुत सारे प्रेरी रेन फॉरेस्ट भी आ सकता है, टुंड्रा आ सकता है, तो ये और भी बहुत सारे जंगल के एरियाज है जो इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं। अब देखते हैं ज्यादातर ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रही हूँ। क्वेटा अर्थक्वेक, 2011 में जो सुनामी आई थी उससे बहुत सारे इकोसिस्टम्स नष्ट हो गए। साइक्लोन नरगिस जो 2008 में आया था, और जो अभी अभी रिसेंटली याच वगैरह जो भी साइक्लोन्स आके गए हैं, तो इनकी वजह से बहुत सारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा है। टंगस्टन अर्थक्वेक, अम्फन जो साइक्लोन है, तो इस तरह से कहने का मतलब है अगर कोई बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, तूफान आता है, तो इनसे हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्राकृतिक तरीके से नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरा, हमारी मानवीय गतिविधियों की वजह से भी पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो सकते हैं। प्रदूषण वगैरह ये भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब आते हैं पारिस्थितिक तंत्र को रिस्टोर करके हम क्या कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए रिस्टोर पारिस्थितिक तंत्र को। बच्चों, हम भी पारिस्थितिक तंत्र का एक घटक है। हम भी पारिस्थितिक तंत्र के साथ, जीवों के साथ कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ जंगलों की बात करूं तो जिस देश में फॉरेस्ट एरियाज है वहां की गरीब जनसंख्या पूरी तरीके से जंगलों के ऊपर अपने उदर निर्वाह के लिए टोटली डिपेंडेंट है, अपने जिंदा रहने के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फॉरेस्ट से हमें डेली बहुत सारी चीजें फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन तो देता ही देता है, उसके अलावा भी बहुत सारी अनगिनत चीजें फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है। दवाइयाँ है, उसके बाद फ्रूट्स है, वेजिटेबल ऑयल है, डिफरेंट फूड आइटम्स है, तो कहने का मतलब है लकड़ी है सबसे ज्यादा जरूरी। तो इस तरह से अनगिनत चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही बहुत सारी इकोसिस्टम्स है। अगर मैं फार्मलैंड्स की बात करूं, खेती के ऊपर मुझे लगता है, इंडिया की बात करूं तो खेती के ऊपर हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंड करती है, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। उसके बाद नदी तालाबों की बात करूं तो कहीं ना कहीं उसके रहने वाले जीवों को खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। सी फूड को प्रोटीन का मेन सोर्स माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, और इसीलिए मैक्सिमम वर्ल्ड की पॉपुलेशन सी फूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो समुंदर जो है वो पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हम वन विनाश का दर बढ़ता जा रहा है, वनों को हम काटे जा रहे हैं, पेड़ों की संख्या घटती जा रही है, प्रदूषण का जो स्तर है, दर है, बढ़ता जा रहा है, जिससे जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। और बच्चों, अगर पारिस्थितिक तंत्र के अंदर के जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, इसका मतलब पारिस्थितिक तंत्र डैमेज हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंच रही है, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है, और फिर उसका रिस्टोरेशन करना जरूरी हो जाएगा। तो जीवों की बहुत सारी प्रजातियां इस नुकसान की वजह से आजकल जो है विलुप्त होते जा रही है। आजकल खेती के एरिया को नुकसान पहुंच रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे जमीन जो है गर्मी की वजह से जल्दी जल्दी सूख रही है, और जिसका असर कहीं ना कहीं हमारे कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। कृषि उत्पादन पर पड़ने से बच्चों, आपको जो है अंडर नरिश्ड यानी भीषण रूप से जो जिनको खाना नहीं मिलता, जो ऐसे पोषक तत्व नहीं मिलते, तो ऐसे जो लोग हैं आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। पानी कहीं ना कहीं भूमिगत जल स्तर घटता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने से, या फिर मैं कहूँ कि जनसंख्या बढ़ने से, हमारी गतिविधियों की वजह से भूमिगत जल स्तर घट रहा है। लोगों को एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, क्योंकि पीने के लिए भी साफ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो लोग फिर वो जगह छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, तो माइग्रेशन हो रहा है। बहुत सारे फ्लड जैसी प्रॉब्लम्स आजकल क्रिएट हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का मतलब है कि अचानक से इतना फ्लक्चुएशन होता है एटमॉस्फेयर में। गर्मी का पीरियड चल रहा है, तूफान गर्मी है, सडनली बहुत ज्यादा जोर की बारिश होती है, मौसम ठंडा हो जाता है। मौसम ठंडा होता है तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इस फ्लक्चुएशन के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, और फिर वो मरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही ठंड का मौसम चल रहा है, काफी ठंड पड़ रही है, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ठंड गायब हो जाएगी
और पूरा दिन इस कदर धूप रहेगी कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाएगी, पसीना आएगा। तो इस तरह का जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, फ्लक्चुएशन एटमॉस्फेयर में जो वेदर कंडीशंस में आ रहे हैं, अचानक गर्मी, अचानक सर्दी, इसकी वजह से भी बहुत सारे जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है और पारिस्थितिक तंत्र के अंदर से जीव खत्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है इन सारी चीजों का हमारे सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो फिर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना यानी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली करना, इसका क्या मतलब हुआ, कौन से स्टेप्स की मदद से हम पारिस्थितिक तंत्र की बहाली कर सकते हैं। बच्चों इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एनहांसमेंट। इंग्लिश में एक्चुअली ये स्टेप्स मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। 5 स्टेप्स हैं। पहला है एनहांसमेंट, दूसरा है रिहेबिलिटेशन, तीसरा है रिक्लेमेशन, चौथा है रिप्लेसमेंट और पांचवा है रिस्टोरेशन। सबसे पहला है एनहांसमेंट। तो कोई भी जो क्षतिग्रस्त जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको आप फिर से बहाल कैसे करेंगे, उसको आप फिर से ठीक कैसे करेंगे, उसको आप फिर से हेल्दी कैसे बनाएंगे, पहले जैसा कैसे बनाएंगे। तो पहला स्टेप है एनहांसमेंट। एनहांसमेंट का मतलब है अगर कोई पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषण की वजह से, किसी भी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसके अंदर के सारे जीवों को नहीं बचा सकते अगर आप, तो कुछ जीवों को, खास जीवों को बचाया जा सकता है। कैसे बचाएंगे बच्चों खास जीवों को? अगर उसके अंदर कोई मछलियां है तो मछलियों को एक्वेरियम में रख सकते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों? पहला पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, एनहांसमेंट। सबको नहीं बचा सकते, yes, तो जिन जीवों को, खास जीवों को जो पृथ्वी पे से दुर्लभ हो चुके हैं, रेयर वैरायटीज में आते हैं, तो उन जीवों को हम बचा सकते हैं। जैसे मानो अगर कहीं पर फॉरेस्ट में गेंडा रहता है, राइनोसेरॉस, लेकिन राइनोसेरॉस की वैरायटीज आजकल विलुप्ति के कगार पर है, एक सिंग वाला गेंडा रेयरली मिलता है, तो उसको बचाया जा सकता है। उसको हम आर्टिफिशियली बनाए हुए जंगलों में रख सकते हैं, जू में रख सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे जीवों को, खास जीवों की प्रजातियों को बचाना, इसे कहेंगे एनहांसमेंट। दूसरा है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब है बच्चों कि जो पारिस्थितिक तंत्र क्षतिग्रस्त हुआ है उसे पहले से बेहतर करना। जैसे आप जानते हैं रिहेबिलिटेशन लोगों को भी दी जाती है। जैसे अगर कोई शराबी है तो उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, यानी फिर से उसको शराब छोड़ के एक अच्छा इंसान बनने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। तो वही हुआ यहाँ पर रिहेबिलिटेशन, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र गंदा हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसे फिर से बेहतर करने की कोशिश करते रहना। वो पूरी तरीके से नहीं होगा ठीक, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना, इसे बोलेंगे रिहेबिलिटेशन। तीसरा है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब है बच्चों, अगर हमारे पास कोई भूमि ओबड़ खाबड़ है, ड्राई भूमि है, गंदी अगर बेकार पड़ी हुई भूमि है, तो उसको पेड़ पौधे लगाकर फिर से ठीक करना, इसको कहते हैं रिक्लेमेशन। ठीक है, तो कोई भी भूमि को, अगर किसी भूमि के अंदर एसिड की प्रॉब्लम है, अम्ल आने से भूमि गंदी बनी पड़ी है, तो उसके अंदर के अम्ल को निकालकर भूमि को फिर से ठीक करना। क्षार की वजह से गंदी है तो क्षारों को निकालकर भूमि को फिर से अच्छा करना, उसके ऊपर पेड़ पौधे लगाना, इसे कहेंगे रिक्लेमेशन। अगला है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट होता है बच्चों, अक्सर क्या होता है, कोई पारिस्थितिक तंत्र अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जैसे कि जंगल, फॉर एग्जाम्पल जंगल में आग लग गई और जंगल का आधा एरिया पेड़ पौधों के जलने से खाक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? बच्चों आप क्या करोगे अगर आपको रिस्टोर करना है तो? यस बच्चों, यस पूजा, क्या कर लेंगे? हम क्या कर सकते हैं बच्चों? फिर से पेड़ लगा सकते हैं। क्या कर नए सकते हैं? पेड़ पौधे लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल, तो नए पेड़ फिर लगा सकते हैं। तो ये हुई रिप्लेसमेंट, यानी पहले ये नहीं थे पेड़ लेकिन हमने अब लगा दिए। तो पहले वाले, कभी कभार क्या होता है, जब इकोसिस्टम गंदा होता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो पहले वाली कम्युनिटी, यानी पहले जो पेड़ पौधे जानवर थे, वो वहां से नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह कोई दूसरे जानवर, दूसरे पेड़ पौधे ले लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रिप्लेसमेंट। और लास्ट पॉइंट है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन एक लास्ट स्टेप होता है पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने का, फिर से अच्छा बनाने का। रिस्टोरेशन का मतलब है कि हमारे पूरी कोशिशों से किसी भी क्षतिग्रस्त हुए पारिस्थितिक तंत्र को फिर से जो है बेहतर बनाना,
फिर से पहले जैसा करना, बिल्कुल पहले जैसा, इसको कहेंगे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिक बहाली। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे अगर हमने घर को पेंट कर दिया है और 10 साल हो गए हैं, तो घर का पेंट खराब हो जाता है। घर का पेंट खराब हुआ तो आप क्या कर लेंगे, फिर से घर को पेंट करके पुराने ओरिजिनल कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। दैट इज रिस्टोरेशन। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? रिस्टोरेशन क्या हुआ? पुराने घर को हमने नए जैसा बना दिया, पहले जैसा, जैसे पहले पेंट किया हुआ था वैसे ही फिर से बनाना, सेम, तो उसको कहेंगे रिस्टोरेशन। तो इस तरह से मुझे लगता है पारिस्थितिक तंत्र को हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो अलग अलग इकोसिस्टम्स है, पारिस्थितिक तंत्र है, और उनको हम अलग अलग तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि जंगल का उदाहरण मैंने आपको दिया, जंगल खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर कोई नदी है, तालाब है, इसका पानी प्रदूषित हो गया है, तो प्रदूषण को रोका जा सकता है। जो लोग अपशिष्टों को फेंक रहे हैं पानी के अंदर, उनको अगर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे तो कोई भी गंदा पानी, अपशिष्ट जल नदियों में, समुद्र में नहीं फेंकेगा। अगर उनको जेल होगी, पनिशमेंट होगी तो जीवों को हम बचा सकते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को भी हम रिस्टोर कर सकते हैं। अगर कोई ड्राई लैंड है तो उसको भी पेड़ पौधे लगाकर ठीक किया जा सकता है। ये तो मैं अभी अभी आपको बता ही चुकी हूँ। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि किसी भी क्षतिग्रस्त इकोसिस्टम को हम हमारी मेहनत से, लोगों को समझाकर, लोगों के अंदर जागरूकता लाकर हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। निशा, इतना काफी है? Thank you, ma'am. हाँ, ओके। एनी क्वेरी? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है मैम से? कोई क्वेरी है किसी बच्चे की? ये योगेश सर। थैंक यू मैम। हाँ मैडम। योगेश सर। हाँ, प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने प्रोफेसर अंजलि गुप्ता, जो कि आईबी कॉलेज से ही प्रोफेसर हैं, मैडम को देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, और मैडम हमारे एनएसएस के कैंप में अनेकों बार पर्यावरण के ऊपर जो है व्याख्यान देती भी रहती हैं। तो आज मैडम ने अपने ज्ञानवर्धक व्याख्यान में वर्तमान युग की जो समस्या है, पारिस्थितिक तंत्र की जो समस्या है, उसकी बहाली पर जो विस्तार से बच्चों को बताया, मैं उसका, मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ मैं एनएसएस टीम और विद्यार्थियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के शोभा बढ़ाई, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद सभी का तहे दिल से। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.